नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले सेशन में हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में काफ़ी डिटेल में बात की थी, जिसमें एक हमारे आश्रम व्यवस्था थी, दूसरा उसी के अंतर्गत हम लोगों ने समझा था पंच महायज्ञ, 3 महत्वपूर्ण ऋण और फिर वर्ग के बारे में। आज के लेक्चर में हम लोग इससे आगे बात करेंगे। सभी लोग क्लास को ज्वाइन कर लें जिससे आज का जो सेशन है हमारा स्टार्ट हो सके। सबसे पहले गुड इवनिंग हिमांशी, गुड इवनिंग नीतू गौतम, गुड इवनिंग अंकिता, गुड इवनिंग भूपी घोष। स्वागत है आप सभी लोगों का। सभी लोग जुड़ जाएं जल्दी से। हेलो आयुष पटेल, गुड इवनिंग संजय, स्वागत अभिनंदन आपका। एक से देखो, चलिए। जय हिंद रवीना, स्वागत है आपका। देखिए, अब सवाल ये है कि लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर क्लास ली थी और आप लोगों को समझाया था, और मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप लोगों ने इस क्लास को देखा होगा तो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अब आज हमारे पास 2 विषय हैं। पहले तो मैं आपको विषय क्लियर कर दूं। मुझे क्या ना, जब कोई छुट्टी होती है, क्लास में ब्रेक होता है, तो मुझे सच में बहुत बुरा लगता है। कल मेरी तबीयत सही नहीं थी। इवन आप बिलीव नहीं मानेंगे, जब मैं इस क्लास में नहीं आया था तो मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। थोड़ा सा कोल्ड की वजह से हालत सही नहीं है कि मैं क्लास ले पाऊँ। बट अब मैं यहाँ तक आ गया हूँ और मैं लाइव हो गया हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको आगे बढ़ाया जाए। अब मेरे पास 2 विकल्प है। एक, हमारा जो रिमेनिंग टॉपिक रह गया था उत्तर वैदिक काल का, हम उसको कंप्लीट कर ले। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आपने देखा होगा कि इस बार जो सिलेबस में कुछ बदलाव हुआ है, उसकी वजह से पिछले बार क्लास में मैंने आपको कुछ चीजें बहुत एक्स्ट्रा बताई थी, करेक्ट। अब उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम एक नई चीज पढ़ रहे हैं। अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो उत्तर वैदिक काल का जो राजनीतिक जीवन था वो आप पढ़ चुके हैं, उत्तर वैदिक काल का सामाजिक जीवन आप पढ़ चुके हैं। उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक जीवन में कुछ शब्द थे, एक सभा, समिति और विदत। बस आप मुझे एक बार बता दीजिए, क्या वो मैंने आप लोगों को प्रॉपर हेडिंग बनवा के लिखवाए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम वहां पे हमने जितनी जरूरत थी राजनीतिक जीवन में मेंस के लिए उतना हम लोगों ने पढ़ा था। और मैंने आपको ये बताया था कि सभा, समिति और विदत को मैं अलग से समझाऊंगा। उसका कारण ये था क्योंकि ये नए सिलेबस में ऐड हुए हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये नए सिलेबस में ऐड हुए हैं, अलग से हाईलाइट किया गया इनको, तो इन शब्दों की चर्चा हम आज करने वाले हैं। इनको कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो हम इन 3 शब्दों को अच्छे से पढ़ने के बाद सभा, समिति, विदत, गण और परिषद, इसके बाद हम क्या करेंगे, देन हम जो हमारा रिमेनिंग टॉपिक है उसको कवर करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो कवर कर लेंगे, जिससे हमारी छुट्टी नहीं होगी, है ना। समझ में आया कि नहीं आया? किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। निशा, आपको कुछ पूछना है क्या? आपने रेजा हैंड किया है। निशा, कुछ पूछना है? चलिए ठीक है, ओके। तो देखिए, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। मैं अभी ठीक नहीं हूँ, स्वस्थ नहीं हूँ, थोड़ा सा फीवर सा है और उसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। तो आज हम लोग, आप एक हेडिंग बना लीजिए, प्रमुख जनतांत्रिक संस्थाएं। जहां आप लिख रहे थे उसी के आगे एक पेज पर सेपरेट हेडिंग बना लीजिए, प्रमुख जनतांत्रिक संस्थाएं। ये आप हेडिंग बना लीजिए, जनतांत्रिक संस्थाएं। मुझे लगता है आप भी ये चाहते होंगे कि सर हमको पढ़ाएं और एक बार में ऐसा पढ़ाएं जिससे कि हमको ना कोई किताब की जरूरत पड़े, ना हमको किसी दूसरे लेक्चर की जरूरत पड़े। एक ही लेक्चर में आपका जो है काम हो जाए, वो भी बहुत सॉलिड हो जाए, ठीक है।
इसके अंतर्गत हम लोग 5 चीजों की चर्चा करते हैं, लेकिन मैं आपको 3 डिटेल में करवाऊंगा, 2 के सिर्फ नाम बताऊंगा। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो देखिए, इसमें सबसे पहले जिस संस्था को हम लोग लिखने वाले हैं उसका नाम है विदत। क्या नाम है? विदत। तो पहले आप हेडिंग बनाएंगे विदत। चलिए, विदत क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट थी, आइए समझते हैं। यह, अगर आपको याद हो तो हम लोग इसको ऋग्वैदिक काल में ज्यादा इनका महत्व पड़ा था। आपको पहले मैं क्लियर कर दूं, चलिए मैं पहले समझा देता हूं, उसके बाद देखिए, उत्तर वैदिक काल में सभा समिति का महत्व घट गया था, करेक्ट, और जो आपकी विदत थी, विदत नामक संस्था लुप्त हो गई थी। लेकिन ये जो टॉपिक है वो एक इंडिविजुअल टॉपिक की तरह समझा रहा हूं, आप इसे ऋग्वैदिक काल से कनेक्ट कर सकते हैं। आप ये मत समझना कि सर आप यहाँ पे लिखवा रहे हैं, आप समझ रहे हैं ये एक स्पेसिफिक टॉपिक है। बाकी हम पढ़कर आए हैं कि ऋग्वैदिक काल में इनका महत्व सबसे ज्यादा था, उत्तर वैदिक काल में विदत समाप्त हो जाती है और सभा समिति बचते हैं। तो आप तो समझिए एक इंडिविजुअल टॉपिक है, एक सेपरेट टॉपिक है, क्योंकि आपके प्री में ऐड हुआ है, इसीलिए मैं इसको इतना डिटेल में बता रहा हूं। ठीक है, चलिए, तो विदत में लिखेंगे यह ऋग्वैदिक कालीन, यह ऋग्वैदिक कालीन सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी, सबसे महत्वपूर्ण हुआ, सबसे महत्वपूर्ण हुआ आर्यों की, ध्यान से सुनना, देखिए शब्दों को फेर रहा हूं मैं, वह आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी, वह आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी। तो अगर आपसे पूछा जाए आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था का नाम क्या था, तो याद रखिएगा उसका नाम विदत है, पहली बात। सबसे महत्वपूर्ण है, दूसरी खास बात क्या है, ऋग्वेद में ऋग्वेद में 122 बार उल्लेख है, ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख है, 122 बार उल्लेख है। तो ऋग्वेद में विदत शब्द की चर्चा कितनी बार की गई है, ऋग्वेद में विदत शब्द की चर्चा की गई है 122 बार। ठीक है, अब आते हैं इसका कार्य क्या था, ध्यान से सुनिएगा। इसका कार्य, इसका कार्य, पहली चीज तो सामाजिक, सामाजिक धार्मिक न्याय करना था, सामाजिक धार्मिक न्याय, या ऐसा बोल सकते हैं सामाजिक धार्मिक मुद्दों पर डिस्कस करना था। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम था इसका, लोमन, या जिसे हम बोल सकते थे उपज, अनाज, उपज का वितरण, उपज का वितरण भी जो है यही संस्था करती थी, जिसका नाम था विदत। तो विदत की आपको 3 महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है। एक तो ये ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीनतम संस्था थी। ऋग्वेद में इसका उल्लेख क्या है, याद रखिएगा, ऋग्वेद में इसका उल्लेख 122 बार है, और इसका महत्वपूर्ण कार्य था सामाजिक धार्मिक मुद्दों पर डिस्कस करना, न्याय करना, और एक लोमन अर्थात अनाज, अनाज का वितरण करना भी इसी का काम था, जिसे हम विदत कहते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको कहीं भी आप इसको नोट कर लीजिए। विदत का प्रमुख जनतांत्रिक संस्था एक सेपरेट टॉपिक की तरह मैं पढ़ा रहा हूं, दोनों पीरियड में होती है, मैं आपको बताता हूं आगे, पहले आप ये लिख लीजिए। आप, चूंकि मैं इसे एक सेपरेट टॉपिक की तरह बता रहा हूं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन होगी। जो बातें इसमें ऐड की जानी चाहिए मैं वो भी ऐड कर देता हूं। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या महिलाएं विदत का सदस्य होती थी? यस, महिलाएं भी विदत का सदस्य होती थी, सदस्य होती थी। ठीक है, चलो, तो महिलाओं की बात भी कर ली हमने, करेक्ट। और एक और इंपॉर्टेंट बात, अब आपका टेंशन ही समाप्त, किसी भी पीरियड में पूछे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमपीपीएससी लिख देता हूं, लो। उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में
उत्तर वैदिक काल में यह संस्था समाप्त हो जाती है, यह संस्था समाप्त हो गई। तो उत्तर वैदिक काल में विदत नामक जो आर्यों की संस्था थी वो समाप्त हो जाती है। इसका जो सबसे ज्यादा महत्व था वो ऋग्वैदिक काल में था, एक कबीलाई संस्था थी और ये सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी ऋग्वैदिक काल में। अब आप ये बताइए, आपको विदत नामक संस्था बहुत अच्छे से समझ में आ गई। विदत से सवाल, अब मैं इन सब संस्थाओं को एक साथ क्यों लिखवा रहा हूँ, विदत, सभा, समिति, कि अगर मेंस में एक क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रमुख जनतांत्रिक संस्थाओं को समझाइए, तो आप क्या समझाओगे उसमें, कौन कौन सी जनतांत्रिक संस्थाएं। जनतांत्रिक मतलब लोगों की संस्थाएं जिसमें विभिन्न लोग सदस्य होते थे, तो ये जनतांत्रिक संस्था है जिसका नाम है विदत। विदत ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्राचीन आर्यों की संस्था, यानी आर्यों की सबसे पुरानी संस्था का नाम क्या है, विदत। कैसे कह रहे हैं सबसे पुरानी है, सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऋग्वेद में 122 बार उल्लेख किया गया है। किस चीज से संबंधित है विदत। विदत का काम था सामाजिक धार्मिक मुद्दों पर विचार विमर्श करना, सामाजिक धार्मिक मुद्दों को सुलझाना, यानी सामाजिक धार्मिक न्याय करना। साथ साथ इसमें एक वर्ड दिया है लोमन्नी, अर्थात अनाज का वितरण करना भी इसका काम था। जो उपज आती थी, उपज को किस तरीके से बांटा जाए, ये काम भी किसका था, विदत का था। महिलाएं विदत का सदस्य होती थी। महिलाएं इस पीरियड में हर चीज में भाग लेती थी ऋग्वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को वंचित कर दिया गया। आप देखेंगे ये संस्था ही समाप्त हो जाती है। सब बताएं, सबको अच्छे से क्लियर हो गई ये संस्था। बताइए, अच्छे से समझ में आ गया ये, कोई शक। आप इसमें एक लाइन का गैप देकर मुझे अगर कुछ बीच में याद आता है तो आप अगली संस्था हेडिंग बनाएंगे जिसका नाम है सभा। क्या नाम है, सभा। ये आपके नए सिलेबस में आपने देखा, ये वर्ड हाईलाइट है, सभा और समिति। अगर आपने देखा हो तो सभा और समिति बिल्कुल हाईलाइट है। चलिए देखेंगे, यह श्रेष्ठ व बुजुर्ग लोगों की संस्था थी। यह श्रेष्ठ व बुजुर्ग लोगों की संस्था थी। नंबर 1 संस्था थी। ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख है। ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख है, ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख है। तीसरी बात, सभा का प्रमुख सभापति कहलाता था, सभापति। ठीक है। सभा के जो सदस्य होते थे उनको सभे कहा जाता था, सभे। और महिला सदस्यों को, जो महिला सदस्य होती थी सभा की, उन महिला सदस्यों के लिए एक वर्ड था। महिला सदस्यों के लिए कौन सा वर्ड था, महिला सदस्यों के लिए क्या वर्ड था, तो याद रखेंगे आप, सभापति। अर्थात आप समझ रहे हैं, महिलाएं भी इसका सदस्य होती थी। यानी अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाए कि क्या सभा और समिति में या विदत में महिलाएं भाग लेती थी, तो आप कहेंगे यस। महिला सदस्यों को सभापति, पुरुष सदस्यों को सभे, और जो सभा का प्रमुख होता था उसके लिए हमको सभापति शब्द मिलता है। ऋग्वेद में कितने शब्दों की चर्चा, ऋग्वेद में कितनी बार सभा शब्द की चर्चा है, तो आपका आंसर होगा 8 बार। देखिए आप बताइए, समझ में आया आपको ये। आगे आप इसमें लिखेंगे सभा के संचालन के लिए नियम थे। चलिए, नियम
नियम थे जिसकी जानकारी सभा के संचालन के लिए नियम थे जिसकी जानकारी ये देखो, एक नई चीज लिखवाऊंगा आपको, बाज सनई संहिता। अब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताना है, अगर आप लोगों को मेरी क्लास में कुछ सीखने को मिलता है तो ये बताइए बाज सनई संहिता का संबंध किस वेद से है। अगर आपने इसका सही कर दिया इसका मतलब आप सही पढ़ रहे हैं। तो जानकारी बाज सनई संहिता से प्राप्त होती है। तो बाज सनई संहिता से इस बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि कैसे सभा काम करती थी। सभा कैसे काम करती थी, सभा को इसकी तुलना वर्तमान में किससे की गई वो मैं ऐड करवाता हूं, पहले आप ये नोट कर लीजिए, बताएं जल्दी। आज तबीयत सही नहीं है, जब तक लिख रहे हो मैं बैठ जाता हूं। हे राम। नोट कर लिया क्या? किसी ने कमेंट ही नहीं किया? कोई बात नहीं। कोई होता जिसको हम अपना कह लेते यारो। सभा न्यायालय की तरह कार्य करती थी। इसका काम क्या था? कार्य करती थी। देखो, तो सभा किसकी तरह कार्य कर रही? न्यायालय, राजा की न्याय में सहायता करने में इसका काम था। और एक और आप बात लिख सकते हैं, सभा की वर्तमान तुलना राज्यसभा से की जाती है। किससे की जाती है? यानी ये जो सभा थी वर्तमान राज्यसभा से की तरह थी, राज्यसभा से की जाती है। तो एक और अच्छा क्वेश्चन ये हो गया कि किस संस्था की तुलना राज्यसभा से की जाती है। तो आप बताएंगे कौन सी संस्था है वो? याद रखिएगा, सभा। ठीक है। प्रमुख कार्य, अगर कोई स्पेसिफिक कार्य लिखना हो तो राजा की न्याय में सहायता करना। एक ही बात है, वो न्याय करना। वो वात्सनिक संहिता वाला आंसर किसी ने दिया कि नहीं दिया? शायद यजुर्वेद। हिमांशी बोल रही भूल गए। नीतू बोल रही मेरी पहली क्लास है। कोई बात नहीं, यजुर्वेद वाज द राइट आंसर। याद करो, यजुर्वेद के दो पार्ट बताए थे, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, जिसमें शुक्ल यजुर्वेद को ही वात्सनेयी संहिता कहा जाता है, शुक्ल यजुर्वेद को ही वास्तविक वेद माना जाता है। ये सब मैं पढ़ा कर आया हूं बारीकी से। शुक्ल यजुर्वेद को ही वास्तविक वेद मानते हैं, शुक्ल यजुर्वेद को कहते हैं वात्सनेयी संहिता। तो इस प्रकार सभा के ऊपर हमारे पास एक पर्याप्त कंटेंट हो गया। अब सवाल मेरे मन में एक आया, सोच रहा हूं आपसे पूछ लूं अगर आप अनुमति दे दो। बोला सर मत पूछो। अगर आप अनुमति दे तो एक सवाल पूछ सकता हूं। देखिए, क्या कबीले के प्रत्येक श्रेष्ठ और बुजुर्ग व्यक्ति को इसमें ले लिया जाता था? नहीं। देखिए, आप इस सभा को जब जब याद करें तो आप हमेशा याद रखें महाभारत के सीन को। और महाभारत में आप देखेंगे जो कौरव सभा होती थी, राजा के आसपास बड़े बड़े महारथी बैठे होते थे, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, विदुर। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये है कि उस कबीले के या उस राज्य के वे लोग जो अपने अपने फील्ड में महारथी हैं,
अपने अपने फील्ड के बहुत बड़े जानकार हैं, उन सभी लोगों को शामिल करके सभा बनाई जाती थी। ऐसा नहीं था कि जो बुजुर्ग हुआ और उसको सभा में ले लिया। हर कबीले में कई बुजुर्ग रहते होंगे, यानी जिनका अपना एक अचीवमेंट रहा होगा लाइफ में, जिससे वो लोगों को या राजा को सलाह दे सके उस फील्ड की। आप समझ रहे ना? जैसे जब जब कौरव सभा की बात होती है तो उसमें वो सभी महारथी राजा को सलाह देते थे कि आप इस क्षेत्र के महारथी हैं। तो कुल मिलाकर सभा श्रेष्ठ और बुजुर्ग लोगों की संस्था थी। ऋग्वेद में 8 बार इसका उल्लेख किया गया है। सभा का प्रमुख सभापति कहलाता था। सभा के जो सदस्य है वो सभे, और सभा की जो महिला सदस्य उनको सभापति। सभापति का मतलब समझ में आ रहा है? अर्थात सभा में महिलाएं भी भाग लेती थी। इसके बाद क्या लिखा है? सभा के संचालन के लिए नियम थे जिसकी जानकारी वात्सनिक संहिता से प्राप्त होती है। इसमें लिखा है वात्सनिक संहिता में कि अगर कोई सदस्य उपस्थित नहीं होता था या कोई सदस्य के ऊपर कोई आरोप लगता था तो उसकी भर्त्सना की जाती थी। भर्त्सना मतलब बुराई। समझ में आ रहा है? कोई सदस्य उपस्थित नहीं है या किसी सदस्य का आचरण ठीक नहीं है तो उसकी भर्त्सना यानी उसकी बुराई की जाती थी सदस्यों के द्वारा। तो कुल मिलाकर इस तरीके से सभा काम करती थी। आज बोलने में भी दिक्कत हो रही, गला सूख रहा है। सभा न्यायालय की तरह कार्य करती थी, ध्यान दीजिएगा। और सभा की वर्तमान तुलना राज्यसभा से की गई, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कार्य मेनली काम था राजा को महत्वपूर्ण मुद्दों पे सलाह देना। क्लियर है? क्या आप सब लोगों को सभा समझ में आई? हे मेरे सभासदों, मुझे बताओ कि आपको सभा समझ में आई? आप लोग भी मेरे क्या हैं? आप लोग मेरे सभा के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। ठीक है, चलिए। अब इसमें भी एक लाइन का गैप रखना। अगर मुझे कुछ नया दिखेगा या मिलेगा, अभी मैं देखूंगा तो मैं आपको ऐड करवा दूंगा। लेकिन मैं जितना ऐड करवा रहा हूं उतना बहुत है, इंपॉर्टेंट है। चाहे प्री में आए चाहे मेंस में आए, मुझे पता है कि हमारे बच्चों से गलत नहीं होगा। हमारे बच्चे उस पर अच्छा लिख कर आएंगे, हमारे विद्यार्थी बहुत अच्छा करके आएंगे। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण संस्था है जिसका नाम है समिति। क्या नाम है? समिति। समिति लिखेंगे। यह आम लोगों की संस्था थी। यह कबीले के आम लोगों की संस्था थी। जितने भी 18+ लोग थे उन सब को मिलाकर संस्था बनती थी। यह कबीले के आम लोगों की संस्था थी। जब भी आपको इसमें कोई शब्द जोड़ना हो तो कबीला शब्द जोड़ सकते हैं या आर्य शब्द जोड़ते हैं कि आर्यों की, आम लोगों की संस्था थी। दूसरा, ऋग्वेद में इसकी चर्चा है 9 बार। सभा की 8 बार और इसकी 9 बार। ऋग्वेद में 9 बार उल्लेख है या 9 बार चर्चा है। तो कहीं ना कहीं इससे ये पता चल रहा है कि सभा से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या थी? सभा से ज्यादा महत्वपूर्ण थी समिति। तीसरी खास बात क्या है सर? तीसरी खास बात यह है कि जो समिति का अध्यक्ष होता था, समिति का जो अध्यक्ष होता था उसके लिए एक नया शब्द है ईशान। क्या नाम है? ईशान। जीते हैं शान से, शान, ईशान। ठीक है, तो ये समिति का अध्यक्ष होता था। ऋग्वेद में 9 बार उल्लेख है। आम लोगों की संस्था की 3 बातें हो गई समिति के बारे में। अब सवाल यह है कि समिति का काम क्या था? देखो, समिति का कार्य राजा के निर्वाचन में भाग लेना, राजा के निर्वाचन में भाग लेना, व राजा को
हटाने का निर्णय लेना। कुल मिलाकर राजा कौन बनेगा ये तय करने का अधिकार समिति के पास होता था, ना कि सभा के पास होता था। अब आप समझ गए होंगे कि समिति ज्यादा पावरफुल है कि नहीं? समिति अत्यधिक पावरफुल है कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, समिति बहुत इंपॉर्टेंट थी। समिति सभा से ज्यादा पावरफुल थी। इसके पास ये अधिकार था कि कौन व्यक्ति राजा बनेगा, तो राजा के निर्वाचन में, और राजा को अगर पद से हटाना है तो इसी समिति का रोल होता था। ठीक है, समझ में आया? एक और सेंटेंस लिखेंगे, समिति समिति की तुलना वर्तमान लोकसभा से की गई है। समिति की तुलना वर्तमान लोकसभा से की जाती है या की गई है। लोकसभा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट कर लीजिए। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, क्या महिलाएं भी सदस्य होती थी? बिल्कुल, लिख लीजिएगा कहीं, महिलाएं भी सदस्य होती थी ऋग्वैदिक काल में। क्या लिखा है? नहीं थी अंकिता जी, गोपी भैया। कोई बात नहीं नीतू, अभी तो क्लास हो गई, अभी एक संस्था और रह गई, उसको खत्म करते हैं, फिर भले ही आराम कर लेंगे। मैं सोच रहा हूँ ठीक हो जाऊं जिससे ज्यादा एफर्ट लगा सकूं। थोड़ा सा नोट कर लीजिए। लिख लिया गया बच्चों? अब इसमें एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझनी है। देखिए, आप लोगों को मैं लिखा कर आया हूं और मुझे लगता है आपको सबको याद होगा, और आप सुनिएगा जरूर ध्यान से। पहले तो इस पॉइंट को समझते हैं कि आखिर इसकी तुलना लोकसभा से ही क्यों की गई है। तो देखिए, वर्तमान में भारत की जो संसद है उसका एक नियम है। बोले सर क्या नियम है? अगर आपको पता हो तो संसद का एक नियम ये कहता है, या संसद में तीन मेन भाग हैं संसद के। एक हमारा लोकसभा है, राज्यसभा है, और शीर्ष पे बैठे हैं राष्ट्रपति जी, महामहिम राष्ट्रपति जी। तो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा तीनों से मिलकर संसद बनता है। आर्टिकल 79 में संसद का उल्लेख है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर आपको पता हो कि जब भी चुनाव होते हैं तो चुनाव में आपने सुना होगा कि वह व्यक्ति या वह पार्टी जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त करती है। अब लोकसभा में बहुमत कितना होता है? 50+1 जो हमारी लोकसभा सीटें हैं। तो और वह व्यक्ति जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, सामान्यतः वही प्रधानमंत्री बनता है। सामान्यतः, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, प्रधानमंत्री राज्यसभा से भी बन सकते हैं, प्रधानमंत्री कोई गैर संसदीय सदस्य भी बन सकता है। वो कंडीशंस अलग अलग हैं, आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा। लेकिन सामान्यता यही होता है कि वह व्यक्ति जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त करता है उसी को प्रधानमंत्री चुना जाता है। वैसे ही, क्योंकि ये जो आम संस्था है, ये आम संस्था मतलब लोगों का समूह, तो ज्यादातर जो लोग थे कबीले के, या जो वयस्क लोग थे कबीले के, वो जिस व्यक्ति को चुनते थे वही राजा बनता था। और अगर ये लोग जिस व्यक्ति को चुना है उसको हटाना चाहे तो हटा भी सकते थे। इसीलिए समिति जो है वो एक तरीके से लोकसभा की तरह थी, क्योंकि सरकार बनाई भी लोकसभा में जाती है, सरकार गिराई भी लोकसभा में जाती है। हमेशा जो
आपने सुना होगा हमेशा विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही लाया जाता है, तो याद रखें आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समिति। अब समिति में आगे चलकर क्या होता है कि ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने पढ़ा भी है सभा समिति। सभा समिति वो संस्थाएं थी वेदज्ञ जो राजा पे नियंत्रण रखती थी। लेकिन आप आगे देखेंगे कि जब अथर्ववेद आता है, और अथर्ववेद किस पीरियड का है बच्चों? अथर्ववेद किस पीरियड का है? तो आप जानते हैं कि अथर्ववेद हमारा है उत्तर वैदिक काल से संबंधित है, या अथर्ववेद में जो जानकारी है वो उत्तर वैदिक काल में है। तो अथर्ववेद ये कह रहा है, क्या कह रहा है अथर्ववेद? कि सभा व समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी। सभा व समिति किसकी दो पुत्रियां थी? प्रजापति की दो पुत्रियां थी। तो कुल मिलाकर इसका मतलब क्या है? दो पुत्रियां थी। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है कि सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हो गई। ये जानकारी हमको मिल रही है अथर्ववेद में। तो अथर्ववेद का संबंध किससे है? उत्तर वैदिक काल से। इसका मतलब यह है कि उत्तर वैदिक काल में सभा समिति का महत्व घट गया, क्योंकि सभा और समिति प्रजापति कौन है? राजा, प्रजा का पालक। तो प्रजापति की दो बेटियां हो गई। तो एक जिस प्रकार पिता का अपनी बेटियों पर अधिकार होता है, वैसे ही राजा का सभा और समिति पर अधिकार हो गया। सभा समिति उसके नियंत्रण में आ गई। तो जो बेसिक डिफरेंस है वो ये याद रखना है कि ऋग्वैदिक काल में सभा समिति जो है सर पे बैठी है राजा के, राजा कुछ भी गलत नहीं कर सकता। लेकिन उत्तर वैदिक काल में सभा समिति क्या हो गई है? उसकी दो बेटियां बन गई हैं, जिन्हें वो अपने हिसाब से कुछ भी कर सकता है। तो कुल मिलाकर ये समझ में आया कि नहीं आया, बताएं। कोई दिक्कत हो तो पूछ लो एक बार, बाकी मैं देख रहा हूं अगर कुछ रह गया होगा इसमें। चलिए, सब हो गया। नोट कर लिया बच्चों? चलो, तो इस प्रकार हम लोगों ने देख लिया, एक आपका सभा हो गया, एक आपका समिति हो गया, और एक आपका विदत हो गया। करेक्ट? ठीक है। अब इसके साथ साथ दो जनतांत्रिक संस्थाएं और थी। एक का नाम है गण। इसके बारे में भी दो लाइन लिख लो, बुरा ना माने इसलिए गण लिखेंगे। यह ऋग्वैदिक काल की एक कुलीन सभा थी, कुलीन संस्था थी, कुलीन संस्था थी। और इसका प्रमुख गणपति कहलाता था। क्या कहलाता था? गणपति। ऋग्वेद में इसकी चर्चा है, गणपति कहलाता था। अब इसमें एक शब्द है, एक तो गणपति है और एक शब्द है कुलीन। कुलीन का मतलब है कि इसमें बड़े जो लोग थे, मतलब बड़े परिवार के जो लोग थे, या उनको, उनका एक समूह था, उनकी जो संस्था थी, उसे गण कहते थे। और इसका जो प्रमुख था वो गणपति कहलाता। तो ये भी आप नोट कर लीजिए। हे राम। नोट कर लिया क्या?
चलिए देखो, हिमांशी का एक क्वेश्चन आया है कि मतलब अमीरों की संस्था थी। देखो बेटा, ऋग्वेद में ये लिखा है कि ये एक ऐसी जनसभा थी जिसमें कुलीन लोग शामिल होते थे, यानी कुलीन परिवार के लोग, उच्च परिवार के लोगों का एक संस्था थी। हो सकता है हम ये कह सकते हैं कि संभवतः ये कुलीन से मतलब है श्रेष्ठ लोग, कुलीन का श्रेष्ठ भी होता है, बड़े अच्छे घर के लोगों की संस्था है, लेकिन सामान्य थी तो एक जनसभा ही थी। ज्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है, तो जितनी जानकारी है मैंने आपको बता दी। इसके बाद एक परिषद और है, परिषद लिखेंगे। यह प्रारंभ में एक सैन्य परिषद थी, प्रारंभ में एक सैन्य संस्था थी। संभवतः ये सैनिकों की संस्था रही थी, प्रारंभ में सैन्य संस्था थी जिसमें सैनिक लोग भाग लेते थे। ठीक है, सैन्य संस्था या परिषद थी। परंतु बाद में इसमें पुरोहितों का महत्व, पुरोहितों का वर्चस्व बढ़ गया, पुरोहितों का वर्चस्व बढ़ गया, वर्चस्व बढ़ गया, याद रखिएगा। तो कुल मिलाकर बाद में एक तरीके की सलाहकारी संस्था बन गई। जैसे जो शिक्षक होते थे, जो लोगों को सिखाते थे, या और भी जो लोग होते थे, तो उनकी एक संस्था बन गई और इसमें पुरोहितों का वर्चस्व जो है ज्यादा हो गया था। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि ऋग्वैदिक काल में या उत्तर वैदिक काल में या वैदिक काल में सैन्य संस्था के रूप में कौन फेमस थी? परिषद। अगर आपसे पूछा जाए गण का प्रमुख कौन होता था? गणपति होता था। इस तरीके से कुछ सवाल हो सकते हैं, तो आप इनको ऐड कर सकते हैं। प्लीज ये नोट कर लें। लिख लिया? देखिए, अब पहले मैं आपसे कुछ बातें करूंगा, ज्यादा नहीं, 2 या 3 बातें करूंगा और आपसे एक बात पूछूंगा। आपको बस हाँ या ना में जवाब देना है, प्लीज। आप देख सकते हैं यहाँ पे हेडिंग है जनतांत्रिक संस्थाएं, या इसका एक और नाम हो सकता है कबीलाई संस्थाएं। क्या बोल सकते हैं इसका एक नाम? कबीलाई संस्थाएं। तो मुझे बस इतना बता दीजिए कि कभी अगर भविष्य में ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाए कि कबीलाई संस्थाओं पर लिखिए, तो क्या आप बता पाएंगे कबीलाई संस्थाओं के बारे में? जनरली 3 पढ़ी जाती, मैंने आपको 5 पढ़ा दी। मेंस में आए, प्रीलिम्स में सभा समिति विदत बढ़ गए हैं, तो उनको डिटेल में काफी तरीके से आपको करवा दिया। ठीक है, तो यहाँ विदत आपका कंप्लीट हुआ। विदत में हमने काफी कुछ लिखा। महिलाएं तीनों का मेंबर होती थी, इवन महिलाएं ऋग्वैदिक काल में सभी का सदस्य होती थी। सभा हो गया, श्रेष्ठ हो। ठीक है, चल अब ये हो गया। अब बड़ी मुश्किल से तो ये समय निकला है। अब आज और भी क्लास है, एक 8 बजे, एमपी वाली, एमपी हिस्ट्री की। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा बहुत 30 मिनट उसमें भी आज क्लास ले लूंगा। तो अस्वस्थ चल रहा हूँ, आपको शायद चेहरे से समझ में आ रहा हो। यकीन मानिए, कोई क्लास जब ब्रेक लगता है ना, तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, इंसान हूँ, मशीन तो हूँ नहीं। मशीन को भी आराम की जरूरत पड़ती है। तो कल फिर मिलते हैं, कल कोशिश करेंगे थोड़ा सा ज्यादा कवर करने की, और आज हम लोग इस लेक्चर को यहीं रखते हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्रीलिम्स में नया ऐड हुआ है और मेंस के लिए भी था, तो मैंने दोनों के लिए करवा दिया। ठीक है, संजय, आपको एक आध दिन में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि मेंस के लिए कौन सा कोर्स लॉन्च होने वाला है, कंप्लीट कोर्स लॉन्च होने वाला है, ये सब मैं आपको बता दूंगा। बहुत जल्दी ही मेंस के लिए हम एक कंप्लीट कोर्स लॉन्च करेंगे, जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से एक मेंटरशिप प्रोग्राम चलाएंगे। और मैं आपको, देखिए, अब मैं आपको हमेशा प्रेरित करने वाला हूं बच्चों को कि आप जो है मेहनती बने, स्वाभिमानी बने, आत्मनिर्भर बने, और कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा प्रीलिम्स के लिए खुद करने की कोशिश करें, और मेंस की तैयारी जो है, मेंस यानी मुख्य परीक्षा की तैयारी पे अपना मेन फोकस रखें। ठीक है, फिलहाल जिन लोगों को प्रीलिम्स देना है वो प्रीलिम्स के लिए पढ़ें, क्योंकि प्रीलिम्स बिल्कुल आ गया है। और साथ साथ अगर आपने पहले से थोड़ा तैयार कर रखा है, तो मुख्य परीक्षा के सिलेबस को भी लेकर चले, जो वो बहुत जरूरी है। ठीक है,
थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू।